हेलो दोस्तों, आप सभी को विदित ही है कि हमारे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और ये हमारा हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो 23 अक्टूबर का है, आप सभी जानते हो। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमें 1 महीने का समय मिला हुआ है। दोस्तों, ये जो 1 महीने का समय है इसका आप सदुपयोग करो। ऐसा नहीं मेरे पास कमेंट आए कि मैम ये क्या हो गया, हमारा पेपर तो 24 को ही हो जाना चाहिए था। दोस्तों ठीक है, 24 को हो जाना चाहिए था, हमने तैयारी कर रखी थी, लेकिन अगर 1 महीने का समय हमें मिला ना तो ये समय भी हमारे लिए गोल्डन समय होगा। इस समय का भी हम उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों देखो, ये जो रोज़ाना मैं आपके लिए जो क्वेश्चन हैं वो अपलोड करती रहूँगी। आप टेस्ट को लगाओ, देखो मेरा कौन सा पक्ष कमज़ोर है और इस 1 महीने में उस पक्ष जो भी पक्ष आपका कमज़ोर है उस पक्ष के अंदर से क्रीम को निकाल लो, उसके अंदर घुस जाओ, उसमें से रस को प्राप्त कर लो। दोस्तों ये जो 1 महीना है ना, जिसने पहले तैयारी नहीं की है वो इस 1 महीने का समय देखकर सोएगा आराम से। वो फिर लास्ट के जब 10 दिन बचेंगे ना तब सोचेगा अच्छा कोई बुक उठा लूँ यार, उसके क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन तो हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि इस बुक से इतने क्वेश्चन आते हैं, चलो मैं इस क्वेश्चन को उठा लेता हूँ, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन निकालने से कभी तैयारी नहीं होती, याद रखिए। तैयारी अगर आपकी होती है तो आपकी लगातार मेहनत करने से होती है, और हम लोगों के लिए तो ऐसा नहीं है। दोस्तों हमने 4 महीने डटकर तैयारी की है और मैंने वास्तव में आपको उस लायक बनाया है कि आप अब अंदर घुसकर क्रीम को निकाल सकते हो। हमने 4 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी भी की, लेकिन ये जो 1 महीने का समय और मिला हमें, यह हमारा सौभाग्य है। इस समय का उपयोग करो। अब बस मन में ठान लो, उठ जाओ, जग कर चलने लगो। चलने से भी काम नहीं चलेगा, चलकर भी दौड़ने लग जाओ। दोस्तों ये दौड़ने का टाइम है 1 महीने का, और तब तक दौड़ते रहो जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। मेहनत करो दोस्तों, कठिन मेहनत के आगे कायनात भी झुक जाती है, आपने सुना होगा। और 1 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो इस 1 महीने में। फर्स्ट पेपर देखो, फर्स्ट पेपर कितना कमज़ोर है, कौन सा पक्ष कमज़ोर है, खंगोलो उसको, निकालो, उसके क्वेश्चन लगाओ। अगर आपकी डिमांड है तो फर्स्ट पेपर का भी एक पेपर जो है उसके मुख्य जो पार्ट हैं वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी। कमेंट करके बताइए अगर फर्स्ट पेपर का भी क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है तो। नहीं, सब्जेक्ट हम कर ही रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट में भी देखो कौन सा पक्ष हमारा कमज़ोर है, उस पक्ष को देखो, उसके अंदर घुसो, जानो मेरी कौन सी कमजोरी थी। मुझे डेट याद नहीं हो रही है, या फिर मुझे कृतियाँ याद नहीं हो रही हैं, अच्छा कौन सा कोड बनवाया गया था, सबको आप देखो और उनको लिखो, लिख के याद करो। दोस्तों 1 महीने का समय आपको मिला, सदुपयोग कर लो और एक दृढ़ संकल्प कर लो कि हमें नेट JRF लेकर रहना है तो लेकर रहना है। कठिन मेहनत करो, लेकर रहोगे, ये मेरा वादा है आपसे। दोस्तों चलिए आ जाते हैं हम आज का क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग जानते ही हो कि क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से सोल्व करना है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता देती हूँ कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उसके ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, और उन ऑप्शन में से सही आंसर का चयन कर कमेंट करके हमें आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है, अच्छा क्वेश्चन करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। अगर वास्तव में आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है कि आपको वीडियो पसंद आती है, आप लाइक क्यों नहीं करते, इसका रीज़न होता है कि आप टेस्ट देने में इतना खो जाते हो कि लाइक करना ही भूल जाते हो। इसलिए पहले ही बोल देती हूँ, टेस्ट शुरू होने से पहले सभी लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आपके लाइक, आपके कमेंट्स यही मेरे मोटिवेशन के कारण बनते हैं। अब भाई बहुत कुछ आप जानते हो कि मेरे लिए जो है वो केवल आपकी का मोटिवेशन ही है, और आप लोग अगर ये कहें अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो अंदर से एक और लहर जागृत होती है, चलो और किया जाए और किया जाए। तो दोस्तों उसके लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि जो फ़ायदा हम उठा रहे हैं वो दूसरे भी उठा सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? विकल्प है सरहपाद, पुष्पदंत, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए, सभी का सही होगा। और अच्छे से कोड से हमने याद कर रखा है सरहप्पा को। ये जो सरहपाद दिया गया है दोस्तों, ये सरहप्पा ही है। सरहप्पा का ही दूसरा जो नाम होता है वो क्या है? सरहपाद होता है। सरहप्पा, सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, ये सभी इन्हीं के नाम हैं। किसके? राहुल, किसके? सरहपाद के, सरहप्पा के। और ये जो सरहप्पा हैं, इन्हीं को राहुल सांकृत्यायन ने क्या? प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? विकल्प है ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी भाषा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल, अवधी भाषा। अवधी जो है वो किसकी है? अर्धमागधी की है, ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? विकल्प है बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोगरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, भोजपुरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? विकल्प है भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों सभी ही जानते हैं, आंसर हो जाए क्या? बिफोर बोल। जो बुंदेली है वो आपकी बिहारी उपभाषा के वर्ग में नहीं आती है। किस में आती है ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि कौन से वर्ग में बुंदेली आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? विकल्प हैं मलुकदास, सूरदास, परमानंद दास और काव्य निर्णय। ये जो काव्य निर्णय है ये गलत टाइप हो गया है यहाँ पे जो है वो आपका आ जाएगा कौन? कवि आ जाएगा, कोई भी कवि रख लीजिएगा जो अष्टछाप का कवि है। तो सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी ने आंसर दे ही दिया। आंसर क्या हो जाएगा? मलुकदास। मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं है। सूरदास है, परमानंद दास है और इसकी जगह आप बना लीजिएगा कृष्णदास, कृष्णदास। तो ये सभी अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन मलुकदास अष्टछाप का कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? विकल्प है अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कुल कल्पतरु, काव्य रचना। काव्य निर्णय था दोस्तों, ये यहाँ बना लीजिएगा काव्य निर्णय। काव्य निर्णय बना लीजिएगा, इसको रचना की जगह निर्णय लिख लीजिएगा। काव्य निर्णय। अब सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी का आंसर दोस्तों आ ही गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट, कवि कुल कल्प तरु। किसकी है? चिंतामणि की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सन्ही। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए।
दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा D4 डॉग गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। द्विवेदी युग का आप जानते ही हो, द्विवेदी युग का कोड बनवाया गया था आपको, है ना, और उसमें क्या आता है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आता है, बनाया था ना, स्नेह पूर्वक चक्रधर की शरण में जाकर मुकुट ठीक, राम नरेश का मुकुट ठीक करने को कहा। तो ये पूरा कोड हमने बनाया था द्विवेदी युगीन कवियों का। हरि का मुख लाल देख, हरि का मुख लाल देख कोड बनाया था, याद आ ही गया होगा सभी को। तो वहाँ क्या आता है, स्नेह पूर्वक चक्रधर की शरण में जाकर। तो स्नेह से क्या बनाया था हमने, स्नेही बनाया था। सारे कवि इस कोड में आ जाते हैं, याद आ गया होगा आपको। अगला देखिए, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब सभी जानते हैं कौन नहीं है प्रगतिवादी, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। ये कैसे हैं, ये कैसे आपके नई कविता से संबंधित हैं, ये नई कविता के कवि हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है। विकल्प है अज्ञे, नागार्जुन, रामकुमार वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी ने दे ही दिया, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए अज्ञे। सही विकल्प का चयन की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। विकल्प है काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C4 कैट। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी नहीं है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, रघुवीर सहाय की है। किसकी है, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय की है दोस्तों, आत्महत्या के विरुद्ध। बाकी सभी जानते हो, कुआनो नदी भी है, काठ की घंटियाँ भी है, लपटा रजाई में है, विगत प्यार है, ये सभी किसकी हैं, आपकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है। विकल्प है नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुमलता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल, भाग्यवती। भाग्यवती देवकीनंदन खत्री का नहीं है दोस्तों, सभी जानते ही हैं किसका है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि भाग्यवती किसका उपन्यास है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। विकल्प हैं मार्कंडे, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह और निर्मल वर्मा। दोस्तों ये है आपका डी में आपका दिया गया निर्मल, ये निर्मल वर्मा है, निर्मल वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, D4 डोग, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जो हैं ये ग्रामीण चेतना के कवि के कहानीकार नहीं हैं, ये कैसे हैं, आपके नगरीय हैं, नगरीय चेतना के कहानीकार हैं। कौन, निर्मल वर्मा। बाकी सभी मार्कंडे ये भी ग्रामीण चेतना का है, विवेकी राय भी ग्रामीण चेतना का, शिव प्रसाद सिंह भी ग्रामीण चेतना का ही कहानीकार है। निर्मल वर्मा है ये नगरीय चेतना के कहानीकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम हमें देना है। विकल्प है अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, काशी प्रसाद जायसवाल।
सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अंबिका प्रसाद गुप्ता। आप सभी जानते हैं हिंदू पत्रिका का जो प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था वो लाहौर से हुआ था, और ये कैसी थी, आपकी मासिक पत्रिका होती थी। 1883 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन 1909 ईस्वी में इसका कार्यभार था वो किसने संभाल लिया था, हिंदू पत्रिका का अंबिका प्रसाद गुप्त ने। और अब ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये आपकी काशी से प्रकाशित होने लगी थी 1909 में, थी मासिक ही। और 1909 में कार्यभार संभाला किसने, अंबिका प्रसाद गुप्त ने। प्रारंभिक ये लाहौर से निकलने वाली मासिक पत्रिका थी जो 1883 ईस्वी में आरंभ हुई थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है। विकल्प हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया गया है शरद चंद्र, और चौथा दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए सही विकल्प कौन सा होगा। क्वेश्चन फिर दोहरा देती हूँ, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है। विकल्प हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, शरद चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर। आप सभी जानते हैं जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, C4 कैट, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, और यह जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी, विष्णु प्रभाकर के द्वारा। किसके द्वारा, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित थी। और किसके जीवन पर आधारित थी, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित थी आवारा मसीहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है। कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है। विकल्प हैं अग्निलीक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, एक कंठ विषपाई। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉल। आप सभी जानते हैं जो परशुराम की प्रतीक्षा है वो एक ऐसा है, प्रबंध काव्य है, एक प्रबंध काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा एक प्रबंध काव्य है। कब का है, 1963 का। बाकी एक कंठ विषपाई आप जानते ही हो किसकी है, दुष्यंत कुमार का है, नाटक है आपका दुष्यंत कुमार का। अग्निलीक ये भारत भूषण अग्रवाल का नाट्य है जो राम सीता पर आधारित है। और अंधा युग ये एक गीति नाट्य है, किसका, धर्मवीर भारती का। तो बस याद रखिए जो परशुराम की प्रतीक्षा है ये कैसा एक प्रबंधात्मक काव्य है, 1963 में प्रकाशित हुआ था, और ये एक गीति नाट्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। विकल्प हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्त और विकास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही हैं आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। अशोक के फूल है, कुटज है,
विचार प्रवाह है, ये सभी निबंध हैं किसके, ये सभी क्या थे, निबंध थे आपके किसके, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। लेकिन वृत्त और विकास जो रचना है ये किसकी है आपके, शांति प्रिय द्विवेदी की। किसकी रचना थी ये आपके, ये थी शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे समक्ष कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। विकल्प है नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, कुबेरनाथ राय, रामविलास शर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हो दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D4 डॉग, रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसका ग्रंथ है, रामविलास शर्मा का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रस गंगाधर किसका ग्रंथ है। विकल्प है मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ और क्षेमेंद्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। बिल्कुल सभी का आंसर सही। क्या पंडित राज जगन्नाथ का है क्या, रस गंगाधर। मम्मट का कहें तो क्या हो जाएगा, मम्मट का हो जाएगा काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश मम्मट का हो गया। विश्वनाथ का कहें तो विश्वनाथ का क्या हो जाएगा, साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। और क्षेमेंद्र का कहें तो क्या हो जाएगा, औचित्य विचार चर्चा। ये क्षेमेंद्र का हो जाएगा। दोस्तों सभी को अच्छे से याद भी होगा, ये अच्छे से कोड से आपको याद करवाई हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है। विकल्प है शंकुक, भट्टलोलट, वामन, अभिनव गुप्त। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट वामन। आप जानते हो कि रस सूत्र के व्याख्याता जो हैं वो अच्छे से कोड से मैंने आपको करवाए थे कि शंकुक हैं, भट्टलोलट है, अभिनव गुप्त हैं और कौन है इसके साथ, कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है। विकल्प हैं I.A. रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नाल्ड, लुकाच, क्रोचे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा I.A. रिचर्ड्स। दोस्तों आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाया हुआ है। और अगर कोई नया है तो कहना चाहूँगी कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाकर जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, प्लेलिस्ट में पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो प्लेलिस्ट है आप उसको एक बार खोल के अवश्य विजिट करें। उस पर मैंने सारी की सारी रचनाएं, सारे जो राइटर हैं उनको बहुत आसान तरीके से आपको करवाया हुआ है। तो हमें याद है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका है, I.A. रिचर्ड्स का है। जो धनवान, रिचर्ड्स को हमने धनवान व्यक्ति बनाया था। धनवान व्यक्ति होते हैं ना, ये फाउंडेशन ही मंगवा लेते हैं और फिर अपने प्रिंसिपल क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। उसके लिए फिर अपनी ही साइंस की लैब में भेज देते हैं। ये सभी रचनाएं कोड से आपको याद करवाई हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए। विकल्प है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हो कि जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास वह कब की है, 1914 की रचना है। प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य, प्रिय प्रवास जो है वो एक प्रबंध काव्य है, 1914 में प्रकाशित हुआ। किसका था,
हरियोद्ध का था, आप सभी जानते ही हैं किसका है, हरियोद्ध का है। साकेत, साकेत कब, 1931। साकेत कब का है, 1931 का, किसका, मैथिली शरण गुप्त का। आगे देखिए कामायनी, कामायनी कब की है, 1935 की रचना है। और कुरुक्षेत्र कब की है, 1946 की। कामायनी जानते हो, जयशंकर प्रसाद, और कुरुक्षेत्र किसकी है, आपके दिनकर की। कुरुक्षेत्र समझते याद आ गया होगा अच्छे से, है ना। एक तरफ से समधिनी आती है, एक तरफ से बापू आता है, दोनों में कुरुक्षेत्र मच जाता है। किसकी है, दिनकर की। दिन निकलते ही क्या होता है, प्रभांग पीकर हुंकार भर, प्रभांग पीकर मिलने चले जाते हैं। और वहाँ मिलने जाते हैं, फिर क्या करते हैं कि हुंकार भरते हैं, फिर दोनों में कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है। फिर इस एक तरफ से समधिनी आती है, एक तरफ से बापू आते हैं, वो दोनों उनको समझौता करते कहते कोई बात नहीं, ये तो इतिहास के आंसू हैं। पूरा कोड आपको याद आ गया होगा। ये कुरुक्षेत्र किसकी है, दिनकर की, कब की, 1946 की। एक बार पुनः देख लीजिएगा। प्रिय प्रवास हरियोद्ध का 1914 का प्रबंध काव्य है। साकेत है 1931 का, किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद, और कुरुक्षेत्र 1946 से दिनकर जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लिखिए। विकल्प है आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, भारतोदय, हरिश्चंद्र मैगजीन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C4 कैट। आप जानते हो हरिश्चंद्र जो मैगजीन है किसकी है, भारतेंदु। भारतेंदु की कब की है, कब प्रकाशित हुई, 1873 से प्रकाशित होने लगी। आनंद कादम्बिनी 1881 से 1881। आनंद कादम्बिनी 1881। और किसकी थी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की थी। ब्राह्मण कब प्रकाशित होने लगी थी, 1883 में। किसकी थी, प्रताप नारायण मिश्र की। और भारतोदय कब प्रकाशित होने लगी, 1885 में। किसकी थी, राजा रामपाल की थी। तो सही विकल्प हो जाएगा C4 कैट। पुनः देख लीजिएगा, हरिश्चंद्र जो मैगजीन है ये 1873 में प्रकाशित होने लगी, किसकी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आनंद कादम्बिनी है ये 1881। आनंद 1881 है ना, 1881 में बड़ा आनंद आया। तो किसके कारण, क्योंकि हमने क्या किया, प्रेम किया था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है ना, तो बस हमने प्रेम किया तो बड़ा आनंद आया। कब, 1881 में। आगे है ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण कौन थे आपके, जानते ही हो कि ब्राह्मण कौन थे आपके, प्रताप नारायण मिश्र थे। ब्राह्मण थे ना, जानते हैं अच्छे से, आपको कोड से करवा रखा है। 1883। भारतोदय 1885 राजा रामपाल की है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। विकल्प है उपेंद्रनाथ अयस्क, इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B4 बोल, इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी का जन्म कब हुआ था, 1902 में। याद है सभी को अच्छे से। उपेंद्रनाथ अयस्क 1910। मोहन राकेश 1925। नरेंद्र कोहली 1940। सही विकल्प हो गया B4 बोल। इलाचंद्र जोशी कितने इलायची खाता है, जोश में आ जाता है 2 इलायची खाकर। उपेंद्रनाथ अयस्क ये इश्क करने लगते हैं कितनी, 10 साल की उम्र में। मोहन और राकेश, मोहन 2 का और राकेश 5 का था। नरेंद्र कोहली जानते ही हो कब के, 40 साल के। तो आंसर क्या होगा हमारा, B4 बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम लिखिए। विकल्प हैं बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्यक कांड। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों ये तो आपका सेकंडों में आंसर आ जाना चाहिए था, है ना। सभी का आंसर आ ही गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
बिफोर बोल। सबसे पहले क्या आ जाएगा, बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, है ना। फिर आप जानते हैं क्या आ जाएगा, जल्दी से एक बार बस कोड दोहरा देती हूँ आपके कि जो आपके रामचरितमानस है उसके कांड जो हैं उन हर कांड का मैंने अच्छे से डिटेल भी दे रखी है कि किस कांड में किसका वर्णन है, कौन सी घटना का वर्णन है। ये सभी आप प्लेलिस्ट में जा करें, जो रामचरितमानस के कांड की वीडियो है आप उसको देख लीजिएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ आपको इतना बताना चाहती हूँ, अगर क्रम से पूछे तो एक हमारा कोड है जो कभी नहीं भूल पाओगे आप, वो होता है बाकसलू, BAAKSLU, बाकसलू याद रखिए बस। बी से क्या हो गया, बालकांड, ए से अयोध्या कांड, ए से अरण्यक कांड, के से किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड आ जाएगा। और ये क्रम से आपको याद हो जाएंगे, ये बाकसलू को याद रखिए बस। और बाकसलू में भी याद रखिए 2 ए आ रहे हैं मैम, आगे पीछे मत कर देना, ध्यान दीजिएगा। 2 ए तो आ रहे हैं, लेकिन पहला ए क्या है, अयोध्या है, और दूसरा क्या है, अरण्यक है। पहले अयोध्या आई थी ना, अयोध्या के बाद में ही तो क्या गए थे, जंगल में गए थे, अरण्य में गए थे। देख बालक खेल रहे थे कहाँ पर, अयोध्या में। अयोध्या में खेलते खेलते कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। जंगल में क्या हुआ, किष्किंधा आ गया, किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। सभी जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर बोल। अगर इनकी डिटेल चाहिए आपको कि किस कांड में कौन सी घटना का वर्णन है, तो ये आप प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देख लीजिए। ये बहुत से एग्जामों में आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, कवियों का सही अनुक्रम बताइए। विकल्प हैं द्विजदेव, केशवदास, विद्यापति, रसखान। दोस्तों आपको कहना चाहूँगी कि आप अपनी नोटबुक में जल्दी से इनका कोड बना लीजिएगा, और कोड बना के फिर हम चलते हैं आगे इनकी विकल्प के ऊपर। अब सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब जानते हैं सभी हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिफोर बोल हो जाएगा। देखिए विद्यापति कब के हैं, 1352 में। विद्यापति का जन्म कब हुआ, 1352। रसखान का जन्म कब हुआ था, 1533 में हुआ। रसखान का 1533। केशवदास का जन्म कब हुआ था, 1555 में। द्विजदेव का जन्म कब हुआ था, 1820 में। जानते हो हमने कोड से ही याद कर रखे। ये सभी भी विद्यापति 52 का है, 1352 में इनका जन्म हुआ था। रसखान का जन्म 1533 में हुआ, केशवदास का 1555 में। और द्विज दांत को कहते हैं, दांत कितने, प्रारंभिक दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, तो बस याद रखिएगा द्विजदेव का क्या हो जाएगा, 1820 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ क्वेश्चन को जी, अभी है। विकल्प हमारे पास हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, भारत दुर्दशा, स्कंद गुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों ध्यान रखिए ये नाटक हैं, नाटक पूछे गए हैं आपको। अब अपना फटाफट आंसर दे दीजिएगा। दोस्तों आंसर चुन ही दिया गया होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर बोल। भारत दुर्दशा कब का है, 1880 का। स्कंद गुप्त कब का है आपका, 1928 का है। कबीरा खड़ा बाजार में कब का है, 1981 का है। कहे कबीर सुनो भाई साधो कब का है, 1987 का है। हाँ जी आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा मैम, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये 81 का नहीं है, ये कब का है, 87 का है। दोस्तों 87 का क्या है वो,
सॉरी, जो ये है हमारा 87 का है, और कहत कबीर जो है ये केवल 87 का, और सुनो भाई साधो है ये कब का है, 1983 का है। दोस्तों वो जो आपके मस्तिष्क में आ रहा है वो क्या है, हमारा निबंध है, किसका, हरिशंकर परसाई का है। कहते कबीर 1987, सुनो भाई साधो 1983, ये दोनों अलग अलग निबंध हैं, किसके, हरिशंकर परसाई के। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया आपसे, यहाँ आपसे पूछा गया है नाटक। कहे कबीर सुनो भाई साधो एक ही है पूरा, ये नाटक है, किसका है, नरेंद्र मोहन का। किसका है, नरेंद्र मोहन, नरेंद्र मोहन का नाटक है कहे कबीर सुनो भाई साधो। भारत दुर्दशा किसका है, ये आप अच्छे से जानते ही हो, है ना। और स्कंदगुप्त किसका है, कबीरा खड़ा बाजार में किसका है, ये सभी कमेंट करके आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। विकल्प हैं धरती धन्य अपना, झूठा सच, आधा गांव, धार। जल्दी से सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। झूठा सच कब का है दोस्तों, 1958 का। आधा गांव किस कब का है आपका, 1966 का। किसका है, टोपी शुक्ला, आधा गांव सभी जानते ही होंगे, है ना, 66 का। धरती धन्य अपना कब का है आपका, 1972 का। धरती धन्य अपना कब का है, 1972 का है। धार कब का है, 1990 का। धार किसका था दोस्तों, एक रचना आती है अपनी तो केवल धार, अपनी तो केवल धार, ये कविता है किसकी, अरुण कमल की। लेकिन ये केवल धार है आपका उपन्यास है, किसका है, संजीव का। धार किसका है आपका, संजीव का है ना। सर्कस देखने जाता है, धार है, ये सभी आपको कोड याद आ गया होगा, किसका है, संजीव का उपन्यास है धार। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। विकल्प हैं पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गोमरा का स्कूटर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी फॉर बॉल। पंच परमेश्वर कब का, 1916 का की कहानी है। पंच परमेश्वर किसकी है, प्रेमचंद की, सभी जानते ही हो किसकी है, प्रेमचंद की। उसके बाद है परिंदे। परिंदे किसकी है, निर्मल वर्मा की। कब की, 1960, ठीक है, निर्मल वर्मा। पर्दा यशपाल की। पर्दा किसकी है आपकी, यशपाल की। दोस्तों पर्दा की डेट मुझे याद नहीं आ रही है, यदि आप में से किसी को याद है तो अवश्य कमेंट करके बताएं कि पर्दा की जो डेट है वो क्या है। उसके बाद है पाल गोमरा का स्कूटर। स्कूटर सभी जानते ही हो, स्कूटर कितने का, 97 का है। और किसकी रचना, किसकी कहानी है, उदय प्रकाश की। स्कूटर किसकी है आपके, उदय प्रकाश की कहानी है। तो पर्दा की डेट याद नहीं आ रही है दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगी यदि किसी को भी याद है तो अवश्य कमेंट करके एक बार शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। विकल्प हैं बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूरण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब का है, आंसर हो जाएगा ए, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब का है, 1865 का। सभी जानते हो 1865 का। उसके बाद सरदार पूरण सिंह। सरदार पूरण सिंह का कब का है, 1800
81 का। श्याम सुंदर दास का कब का है दोस्तों? ये 75 का है, लेकिन ये बीच में दे दिया गया है। बाबू गुलाब राय का कब का है? 1888 का। गुलाब राय तो सभी को याद होता है ना, गुलाब की बोतल है ना। गुलाब के शरबत का मूल्य क्या होता है? जो गुलाब के शरबत की बोतल होती है उसका मूल्य क्या है? 1888 रुपये है। तो बस याद रखना कि गुलाब की शरबत की बोतल दिखाई दे 1888, तो हमें याद क्या रखना? बाबू गुलाब राय। दोस्तों देखिए, यहाँ एक कन्फ्यूजन है कि जो श्याम सुंदर दास हैं इनकी डेट है 1875, लेकिन ये 81 के बाद दिए गए हैं। कोई भी दोस्तों, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो देखो, कोई भी विकल्प हमारे पास ऐसा नहीं है जिस विकल्प को देखकर हम ये कह सकें कि जो श्याम सुंदर दास हैं ये सरदार पूरण सिंह से पहले आए हुए हैं। श्याम सुंदर दास सरदार पूरण सिंह से पहले आए विकल्प में, लेकिन जो बाकी जो बाल मुकुंद गुप्त है ये इन दोनों के बीच में दे दिया गया है। इसलिए कोई भी विकल्प ए के अलावा मेरे पास नहीं है जिसे मैं आंसर में चुन सकती हूँ। तो जो विकल्प है वो ए होगा। ये एनटीए ने ये कहीं दे दिया था पेपर और क्वेश्चन भी दे दिया, लेकिन हम लोगों के सामने एक मजबूरी बन गई कि हम आंसर चुने किसको? ए को। इसके अलावा कोई आंसर नहीं चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है भरत मुनि, भामय, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। जो भरत मुनि हैं, भामय, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, सभी को सदी से मैंने अच्छे से याद करवा रखा है। सही आंसर का चयन कर फटाफट आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट। आप जानते हो कि भरत मुनि कौन सी सदी के हैं? आपके दूसरी सदी के हैं। भामय कौन सी के हैं? छठी सदी के हैं। अभिनव गुप्त कौन सी के हैं? 10वीं सदी के हैं। विश्वनाथ कौन सी के हैं? 14वीं सदी के हैं। दोस्तों कोड याद आ गया होगा। भरत मुनि 2 के थे, भामय 6 के थे। गुप्त रूप से धन प्राप्त करने के लिए 10 था आपका, और पूरे विश्व की 14 विद्याएं सीख रहे थे कौन? दादाजी। कब के? 14 के थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C4 कैट। हाँ जी भाई, कोई अगर नया स्टूडेंट देख रहा है जिसने मेरे से 4 महीने का कोर्स नहीं लिया है, उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। मुझे पता है कि क्या दादाजी बोलते हो, कभी कभी कुछ बोलते हो। हाँ जी दोस्तों, ये इस प्रकार के कुछ हमारे द्वारा बनाए गए कोड हैं जिनसे हमें ये चीज़ जो है आसानी से याद रह जाती हैं, डेट आसानी से याद रह जाती हैं। इसलिए हमने एक कोड बनाकर ये कोर्स करवाया है। मैं हमेशा ही संपूर्ण कोर्स को किसी न किसी कोड के माध्यम से करवाती हूँ ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहे। तो बस वो हमारा एक कोड था कि जो दादाजी होते हैं और जो दादी जी होते हैं वो आपस में बहस करते हैं। तो दादाजी से दादी जी क्या कहती हैं? सभी दादाजी समझ रहे होंगे मेरे स्टूडेंट तो, कि क्या कहते हैं? अच्छा, तूने ही 14 विद्याएं पढ़ी हुई हैं, विश्व की 14 विद्याएं तूने ही पढ़ी हुई है ना। तो जो 14 है वो क्या हो जाएगा? विश्वनाथी 14 का हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें 2 सूची दी गई हैं। एक सूची में आपकी निबंध है और दूसरी में निबंधकार हैं। सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है। इन सभी को मैच कीजिए। सूची 1 में है पगडंडियों का जमाना, अंगद का पाँव, गंधमादन, जीप पर सवार इल्लियाँ। सूची 2 में है श्रीलाल शुक्ल, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, रविंद्रनाथ त्यागी। इनको आपको सही मिलान करना और मिलान करके नीचे जो कोड दिया गया है उसके अनुसार अपना आंसर सेट करना है। जल्दी से आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर सभी ने चुन दिया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट हो जाएगा। देखिए हम एक बार देख लेते हैं। पगडंडियों का ज़माना किसका है? हरिशंकर परसाई का, है ना। हमने कोड बनाया था हरिशंकर परसाई के बेचारे के दिन फ्रेम की पगडंडियों का ज़माना आ गया, है ना। आगे भी हमने सारा कोड बनाया हुआ है। अंगद का पाँव किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। उसके बाद है गंधमादन जानते हो किसका है? कुबेरनाथ
राय का है। जीप पर सवार इल्लियाँ किसका है? शरद जोशी का। कोड अच्छे से याद आ गया होगा कि सर्दी के समय पे जो इल्लियाँ होती हैं वो जीप पर सवार हो जाती हैं। जीप पर सवार हो जाती हैं तो आगे का कोड आपको याद ही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों आपको कुछ आलोचक दिए गए हैं और उनकी कृति दी गई है, उनके साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 में हमारे समक्ष दिए गए हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, देवराज, रामविलास शर्मा, श्रीकांत वर्मा। सूची 2 में है छायावाद का पतन, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, नए कविता के प्रतिमान, आस्था और सौंदर्य, कविता के नए प्रतिमान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग। देखिए आप सभी जानते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो आलोचनात्मक कृति है वो कौन सी है? आपका हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। दोस्तों अच्छे से याद होगा कि राम के स्वरूप को देखकर हमें क्या आ जाती है? संवेदना आ जाती है। तो याद रखें हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका है? राम स्वरूप का है। फिर है देवराज। देवराज का कौन सा है? छायावाद का पतन है। रामविलास शर्मा कौन सा हो जाएगा? आस्था और सौंदर्य। लक्ष्मीकांत वर्मा का कौन सा हो जाएगा? आपके नए कविता के नए प्रतिमान। कोड से याद आ गया होगा कि जिसके पास नई लक्ष्मी आ जाती है वो कविता के भी नए प्रतिमान रच देता है। कविता के भी जिसके पास लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी नहीं है तो भाई क्या करेगा बेचारा? कहाँ से नई कविता के प्रतिमान लेकर आएगा? नई कविता के प्रतिमान, है ना, कि नई कविता के प्रतिमान कहाँ से लाएगा अगर लक्ष्मी नहीं होगी? लक्ष्मी आ गई तो कॉपी पेन खरीदेगा, कवि ये कहें अपनी कविता के नए प्रतिमान लेकर आएगा, नई कविता के प्रतिमान लेकर आएगा लक्ष्मी के कारण। तो लक्ष्मीकांत वर्मा क्या हो जाएगा? नई कविता के प्रतिमान। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिए गई कहानी सूची 1 में है 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, ग्राम, रानी केतकी की कहानी। सूची 2 में है बंग महिला, जयशंकर प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इंसा अल्लाह खां। सही विकल्प का चयन कर आपको आंसर देना है। दोस्तों एक सेकंड के ये कहें कि बस केवल आपको टिक लगाने की देर है, सभी आंसर कर देंगे, जल्दी से कीजिए। आपका आंसर आ ही गया होगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। हम जानते हैं 11 वर्ष का समय किसका है? आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। दुलाई वाली जो है ये किसकी है? बंग महिला की है। ग्राम किसकी हो जाएगी? आपकी जयशंकर प्रसाद की। रानी केतकी की कहानी किसकी है? किसकी हो जाएगी? इंसा अल्लाह खां। ना कहते हैं हे इंसा के लाल, लात खाओगे यदि रानी केतकी की कहानी नहीं सुनाओगे। इनकी दूसरी रचना कौन सी थी? दरियाए लताफत। और रानी केतकी की कहानी तो हमने कोड भी बनाया था कि हे इंसा के लाल, हे इंसा लात खाओगे यदि रानी केतकी की कहानी नहीं सुनाओगे। तो पर याद है रानी केतकी की कहानी किसकी? इंसा अल्लाह खां की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में है विराट की पद्मनी, वैशाली की नगरवधू, दिव्या, चारुचंद्र लेख। सूची 2 में है चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल और जनेंद्र कुमार। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। हम सभी जानते हैं विराट की पद्मनी किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की। वैशाली की नगरवधू किसकी है? वैशाली की नगरवधू किसकी हो जाएगी? बताइए जल्दी से। वैशाली की नगरवधू किसकी है? चतुरसेन शास्त्री की। ये जो शास्त्री जी हैं याद आया होगा कि ये भविष्यवाणी करते हैं कि वैशाली की नगरवधू खून की प्यासी है ना। वैशाली की नगरवधू खून की प्यासी है, आलमगीर के मंदिर में, सारी चीज़ें याद आ गई होंगी। अगला है दिव्या। दिव्या किसकी हो जाएगी? आपकी यशपाल की।
चारुचंद्र लेख किसकी हो जाएगी? चारुचंद्र लेख किसकी हो जाएगी आपकी? सॉरी, दिव्या किसकी है दोस्तों? यशपाल की है। और चारुचंद्र लेख किसका हो जाएगा? हरजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया हिम किरीटनी, अमोला, काल तुझसे होड़ है, गीत फरोश। सूची 2 में दिए गए त्रिलोचन, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, शिव मंगल सिंह सुमन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से मैच करके अपना आंसर निर्धारित कर दीजिए। फिर आपको सामने कोड रखते हैं। और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई आपकी क्यूरीज होती है या फिर आप कुछ भी सलाह देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें व्हाट्सएप भी है आपका और इस पर इनकमिंग कॉल सुविधा भी है। तो आप जो भी जिस प्रकार का अगर कोई भी क्यूरीज है एजुकेशन से संबंधित तो आप इन पे संपर्क कर सकते हो। दोस्तों दिखा देती हूँ, ये हैं विकल्प आपके और सही विकल्प का चयन कर फटाफट आंसर दे दीजिए। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। आप सभी जानते ही हैं, सभी को याद ही था। हिम किरीटनी किसकी है आपकी? हिम किरीटनी किसकी होगी? माखनलाल चतुर्वेदी की। अमोला किसका है? त्रिलोचन का। काल तुझसे होड़ है किसकी? शमशेर बहादुर सिंह। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष रखा गया है, थोड़ा बढ़ा देती हूँ स्क्रीन को। देखिए, अभी देखिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विकल्प हैं, सूची 1 में है एक कहानी यह भी, अन्य से अनन्या, हाथ से रसीदी टिकट। विकल्प 2 में है प्रभा खेतान, रमणिका गुप्ता, अमृता प्रीतम, मनु भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए आपको पता एक कहानी यह भी, इसके रचनाकार कौन हैं आपके? मनु भंडारी। अन्या से अनन्या के कौन हैं? प्रभा खेतान। खेतों में जाकर अन्या से अनन्या तक बातें करते हैं। उसके बाद है हादसे। हादसे किसके हैं? रमणिका गुप्ता के साथ हादसे होते ही रहते हैं। रसीदी टिकट किसकी? अमृता प्रीतम की। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया ग्लोबल गांव के देवता, झूठन, मुक्ति पर्व, छप्पर। सूची 2 में है मोहनदास नैमिषराय, नगेंद्र, सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। देखिए ग्लोबल गांव के देवता किसका आप सभी जानते हैं? सूरजपाल चौहान। झूठन किसका है? जयप्रकाश करदम का। मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषराय। छप्पर किसका है? जयप्रकाश करदम। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और फिर सही कोड का चयन कर आंसर देना है। सूची 1 में है गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, अन्न बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। सूची 2 में है घनानंद, मीराबाई, सूरदास, बिहारी, तुलसीदास।
सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर बोल हो जाएगा। देखिए आप सभी जानते हो कि जो कृतियाँ आपके समक्ष दी गई हैं सभी को याद होंगी अच्छी सी, जो पंक्तियाँ दी गई हैं। कह रहा है गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, किसकी हो जाएगी आपकी, तुलसीदास की। अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग, ये किसकी हो जाएगी आपकी, बिहारी की। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, किसकी, घनानंद की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी है, मीराबाई की। आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर बोल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न उक्तियों को उनके कथाकारों के साथ सुमेलित करना है। क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, एक तरफ दी गई है सूची एक में है प्रदोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापि प्रज्ञानवोन येवन शालिनी प्रतिभा मता न कांतमपि निर्भूष विभूता बनिता मुखम कीर्तति भनीति भूति भल सोई सुरति सम सब कह हित होई। सूची दो में है भट्ट लोलट तुलसी मम्मट भामय जायसी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित पंक्तियाँ आपके समक्ष हैं और शायद सभी को याद भी हैं, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D4 डोग हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि प्रदोषो शब्दार्थो सगुणं कृति पुनः क्वापि। प्रदोषो तद्दोषो किसकी हैं आपकी, मम्मट जी की। मम्मी जी हमारे दोषों को उसी समय हर लेती है, हमने कोड बनाया था। तो प्रदोषो या तद्दोषो आ जाए तो किसकी है, मम्मट की। और मम्मट देखोगे तो एक में तीन केवल एक ही ऑप्शन में है, D4 डोग में। आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। बाकी आप जानते हो सभी जो रचनाएं हैं वो आपको सभी जो पंक्तियां हैं आपको अच्छे से याद भी हैं किसकी होंगी। आंसर हो जाएगा D4 डोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। सूची एक में है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, एल्यूजज एंड रियलिटी, द पोएटिक इमेज। सूची दो में है कार्डवेल, अर्नाल्ड मैथ्यू, कार्ल मार्क्स, T.A. इलियट, C.D. लेविस। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से दी गई हैं और आप ये सभी जानते हो, सभी कृतियाँ आपको अच्छे से याद करवा रखी हैं। फिर भी कहूँगी अगर किसी को याद नहीं है तो आप एक बार पाश्चात्य काव्य शास्त्र की वीडियो अवश्य देख लें, आप कभी नहीं भूलोगे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा C4 कैट। देखिए आंसर हो जाएगा C4 कैट। देखिए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है आपकी, कार्ल मार्क्स की। फिर है द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये सभी जानते हो किसकी है, इलियट की है। अगला है एल्यूजन एंड रियलिटी की, ये किसकी है आपकी, कार्डवेल की है। द पोएटिक इमेज किसकी रचना है आपकी, C.D. लेविस की है। अगर एक भी आपको याद है तब भी कोड आसानी से आपका बना जा रहा है, और हमें तो सभी ही याद हैं तो हमारा कोड आराम से बन गया। आंसर क्या आ जाएगा, C4 कैट। चलिए अगला क्वेश्चन है, तर्क और स्थापना दी गई, तर्क स्थापना के आधार पर आंसर देना है। स्थापना कहती है चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। तर्क है क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यवहारिकता होती है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है, क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की ही अर्जित संपत्ति है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। आंसर डी फॉर डॉग, ए गलत आर सही। दोस्तों बिल्कुल सही है। भाषा ही एकमात्र साधन नहीं है जो मनुष्य और पशु को अलग करे, ऐसा नहीं है। भाषा एक साधन है, एक भाषा जो है वो एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एकमात्र है, इसके अलावा और कोई अंतर ही नहीं है पशु और मनुष्य में। पशु और मनुष्य को अलग करे इसके लिए एक ही केवल एकमात्र ये कहीं भाषा नहीं है, और भी हैं, इसलिए ये गलत हो गया है। और आर दिया गया क्योंकि भाषा केवल मनुष्य ही अर्जित संपत्ति है, भाषा केवल मनुष्य की ही अर्जित संपत्ति है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हो पशु पक्षी जीव जंतु किसी के भी द्वारा उच्चरित ध्वनि को भाषा का नाम नहीं दिया गया है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत केवल मानव मुख से उच्चरित होने वाली ध्वनि को ही भाषा कहा जाता है, बाकी किसी की भी भाषा को किसी के भी मुख से उच्चरित होने वाली जो साउंड है उसको भाषा नहीं कहा जाता है। तो हमारा आर बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्थापना है इसमें एकमात्र देने की वजह से यह गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, स्थापना है सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है। तर्क है क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। सही विकल्प का चयन कर आंसर हमें देना है, आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग, ए सही आर गलत है। ए बिल्कुल सही है कि सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल हो जाती है। अगर कोई सीखना ही नहीं चाहता तो आप जो मर्जी चाहो उसे सिखाना, वो नहीं सीख पाता है और आपकी लालसा अपूर्ण रह जाती है। लेकिन आर क्या कहता है, आर कहता है क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों हाँ, सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता होती है। आप बगैर सीखे दूसरे को कैसे सिखा सकते हो। आपने महात्मा बुद्ध का एक कथन सुना होगा कि एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक महिला अपने बच्चों एक छोटे से बच्चे को ले जाती है और कहती है कि गुरुदेव इसे कहिए ना ये मीठा खाना छोड़ दे। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आज नहीं कल आना। दूसरे दिन फिर लेकर जाती है तो फिर कहते हैं आज भी नहीं तुम 4 दिन के बाद लेके आना। 4 दिन के बाद लेकर जाती है तो कहता है कि बेटे देखो मीठा खाना अच्छा नहीं है, मीठा खाना छोड़ दो। महिला बड़ी हैरान रह गई और कहने लगी अच्छा गुरुदेव अगर यही बात कहनी थी तो पहले ही दिन क्यों नहीं कह देते, पहले ही दिन क्यों नहीं कह देते, 4 दिन का 6 दिन का 10 दिन का समय लगा दिया। दोस्तों जानते हैं जो महात्मा बुद्ध ने क्या आंसर दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा क्योंकि इससे पहले मैं खुद मीठा खाता था, मैं स्वयं मीठा खाता था, इसलिए मैं इसको कैसे कह देता कि मीठा छोड़ दो। जो चीज़ मैंने सीखी ही नहीं वो मैं दूसरे को कैसे सिखा सकता हूँ। तो बिल्कुल सही है कि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो है वो आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी फॉर डॉग, और ये कह रहा है सीखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है लोभ चाहे जिस वस्तु का हो जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपयोग से भी नहीं भरता। तर्क है क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता है कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, ए सही आ रहे गलत। आप जानते हो दोस्तों ए बिल्कुल सही है कि लोभ चाहे जिस भी वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, उसका सानिध्य, उसका उपयोग से भी हमारा जी नहीं भरता है। तर्क कहा क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो, बिल्कुल चाहता है। जब हमें लोभ किसी वस्तु का बढ़ जाता है, जब हमारा जी उससे कभी भी नहीं बढ़ता, तो हम चाहते हैं कि हमें उसकी बार बार प्राप्ति हो। और इसने कहा नहीं चाहता, इसलिए ये गलत हो गया। तो ए सही और आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोकमान्य भाव भूमि पर ले जाती है। तर्क है क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, ए सही आर गलत। दोस्तों आप सभी जानते हो आर गलत है कि जो कविता है वो मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती, तो ये नहीं यहाँ गलत दे दिया गया है, बनाती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सी, ए नहीं आने की वजह से गलत हो गया। चलिए दोस्तों आगे कहा गया कि हमें एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को हमें पढ़कर आंसर लगाने हैं। तो दोस्तों इसकी एक लाइन तो यहाँ दिखाई दे रही, सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आज़ाद होते हैं। इसके मन की गंभीरता आगे आपके समक्ष ये दिया गया है। आप इसे एक बार अवश्य पढ़ें और पढ़ने के बाद हम इसके आंसर लगाते हैं। दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन है सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग, धीर गंभीर और आज़ाद। दोस्तों ये पहली ही लाइन में यहाँ दिया गया है आपके समक्ष, जो फर्स्ट लाइन थी उसी में दिया सच्चे पुरुष वीर पुरुष धीर गंभीर और आज़ाद होते हैं, और ये लाइन मैंने आपके समक्ष उच्चरित भी की थी। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं आंसर क्या आ जाएगा, सी फॉर कैट, गाढ़ी नींद के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है जब सच्चे और जाग कर शेर की तरह जगती है तो क्या होता है। जब सच्चे, दोस्तों इसमें वीर छोड़ दिया गया है, जब सच्चे वीर जाग कर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है। आंसर दीजिए फटाफट। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। जब सच्चे वीर जाग कर शेर की तरह गरजते हैं तो सदियों तक उनके आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। जैसे हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की आवाज़ की गूंज आज तक भी हमें सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी फॉर बॉल, समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन है इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, सच्ची वीरता। दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन और आप निश्चिंत रहें, सभी ईयर के क्वेश्चन, अब तो हमें समय भी मिल गया है, सभी ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ही करेंगे। हाँ, बस आपके जो 2 पेपर हैं, लास्ट के जो 3 पेपर थे 19 के और 18 लास्ट और 19 के दोनों, ये जो 3 पेपर हैं ये मैं आपको पेपर के पास करवाऊंगी। अपना 23 का पेपर है तो मैं आपको ये 18 से आरंभ कर दूंगी, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, इनको ये मैं तीनों पेपर आपसे करवाऊंगी। उससे पहले जो है वो आपके समक्ष अन्य पेपर रखे जा रहे हैं, वो आप इन सब से प्रैक्टिस कीजिए और अपने स्कोर का पता कीजिए। हाँ, क्वेश्चन पेपर कैसा लगा अवश्य कमेंट करके हमें बताइए, और कितना स्कोर आपका जा रहा है ये भी कमेंट करके आपको बताना होगा। और अंत में कहना चाहूँगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। इसके बाद फिर हम रोज़ाना एक टेस्ट करेंगे जिसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। इसके लिए आप पास में आए हुए बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए।